Good morning, everyone. This is Anmol Raika, and the topic that we are going to discuss today is position of women during the medieval period. अब आप यहाँ पे देखिए, मेडिवल पीरियड में वुमेन की जो पोजीशन रही, उसके बारे में ये पूरा टॉपिक होने वाला है, पूरा डिस्कशन होने वाला है। ये यूनिट 18 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यूनिट 18 में से सिर्फ दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या फिर तो ये एक क्वेश्चन आता है जिसमें पूरा थ्रू आउट मेडिवल पीरियड पोजीशन ऑफ वुमेन क्या रही, फिर वो चाहे हिंदू ट्रेडिशन हो चाहे इस्लामिक ट्रेडिशन, हम दोनों को डिस्कस करेंगे। तो इसमें ओवरऑल पिक्चर आ जाती है पूरे टॉपिक की। इसीलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा जो दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन इस टॉपिक में से आता है, वो ये है, तुम्हें किसी ना किसी प्रोमिनेंट फिगर की के बारे में पूछ लिया जाएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रजिया सुल्तान या रुद्रमा देवी या नायिका देवी। इनके ऊपर क्वेश्चन आमतौर पर पूछे जाते हैं। लेकिन वो जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का आता है। ये जो क्वेश्चन है ये टोटल 20 मार्क्स का आया हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर, अगर आप उठा के देखो तो। ठीक है, तो हम फिलहाल इसको डिस्कस करते हैं। जो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं उनका जो डिटेल नोट है वो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे। तो अब टॉपिक को विदाउट फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में आप वही नॉर्मल बातें कहोगे कि वेरियस सोशियो कल्चरल रिलीजियस एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से इनका जो पोजीशन है वो काफी शेप किया इन कुछ फैक्टर्स ने। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स ने, रिलीजियस फैक्टर्स ने, इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब हम बात करेंगे कि अलग अलग किरदार जो है वुमेन निभाती थी। ठीक है, बेसिकली पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, तो उनका जो रोल है वो हमेशा बैकग्राउंड में रहता था। ठीक है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हुआ कि वो फ्रंट रोल में भी आई, देखने को मिली, जैसे रजिया सुल्तान, रुद्रमा देवी एंड नायिका देवी। ये इनके वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा मीराबाई भी आप कह सकते हो भक्ति मूवमेंट की प्रोमिनेंट फिगर रही हैं वो। ठीक है, उन्होंने जेंडर रोल्स के बहुत ही ज्यादा रिलेक्सिबल बनाया फॉर द वुमेन। ओके, तो इंट्रोडक्शन में आप ये सारी बातें कहोगे कि वुमेन किसी भी सोशल क्लास में हो, अपर क्लास में हो, लोअर क्लास में हो, वो हमेशा बैकग्राउंड में रही। लेकिन कुछ सोशियो कल्चरल रिलीजियस एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से उनका रोल जो है काफी हद तक शेप हुआ था। ठीक है, तो यहाँ इंट्रोडक्शन में आप बेसिक बातें करके फिर आप एक एक सब हेडिंग को जो है डिटेल फॉर्म में लिखते चले जाओगे। ठीक है, सबसे पहले उनका सोशल स्टेटस आप बताओगे। सोशल स्टेटस कैसा होता था? जैसा कि मैंने कहा, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, तो उसमें क्या है, वो ज्यादातर हाउस होल्ड संभाल रही होती थी, बच्चे पालना, इसके अलावा हस्बैंड्स को सपोर्ट करना। ये उनका मेन रोल जो था पेट्रियार्कल सोसाइटी में, ये था। उसके अलावा अगर उनके मैरिज और फैमिली की बात की जाए तो सबसे ज्यादा तो आप देखोगे कि अर्ली जो मैरिज है वो बहुत देखने को मिलती थी। बचपन में ही शादियां करवाई दी जाती थी। ठीक है, उसके अलावा डाइवर्स जो है वो उसको लेकर भी काफी टाबू था। ठीक है, उसमें भी वुमेन को कोई अथॉरिटी नहीं थी। हाँ, ये कह सकते हो कि थोड़ा मुस्लिम जो जो इस्लामिक ट्रेडिशंस है उसमें इस राइट टू डिवोर्स था वुमेन के पास। बल्कि जो हिंदू ट्रेडिशन देखोगे उसमें सती प्रथा और जौहर जैसी प्रथाएं थी। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें एजुकेशन एंड लिटरेसी की, तो वुमेन को सोसाइटी में एजुकेशन के लायक कम समझा जाता था। सिर्फ वही जो हायर अपर क्लास की वुमेन हुआ करती थी उन्हीं को पढ़ने का अधिकार था। जो इंफीरियर क्लास से थी, जो लोअर क्लास से थी, उनको अगर बाय चांस एजुकेशन प्रोवाइड भी की जा रही थी, व्हेन अवेलेबल, फोकस्ड ऑन डोमेस्टिक स्किल्स एंड रिलीजियस टीचिंग्स, तो वो एजुकेशन सिर्फ रिलीजियस टीचिंग से संबंधित होती थी या डोमेस्टिक स्किल्स से, घरेलू कामकाज को ही उनको एजुकेशन में पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था। ठीक है, तो इन बातों से पता चल रहा है कि उनका जो रोल है वो कितना बैकग्राउंड में था। ठीक है, फिर नेक्स्ट सोशल स्टेटस और रोल्स पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि रिलीजियस और कल्चरल इन्फ्लुएंस क्या रहा वुमेन के रोल में। तो हिंदू ट्रेडिशन में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, सती प्रथा, जौहर और बचपन में ही चाइल्ड मैरिज करवा देना,
ठीक है। उसके अलावा वुमेन का जो मेन जो समझा जाता था उन्हें, ये कंसेप्ट उनको बहुत उनके दिमाग में डाला जाता था, द कंसेप्ट ऑफ पतिव्रता स्त्री। ठीक है, कि वाइफ को हमेशा अपने हस्बैंड के लिए डिवोटेड रहना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो एक आइडियल वुमेन बन पाएंगी। इसके अलावा इस्लामिक इन्फ्लुएंस अगर आप देखोगे तो इस्लाम में ये एक वर्ड आएगा, पर्दा सिस्टम था। ठीक है, उसके अलावा पॉलीगैमी, पॉलीगैमी मतलब मल्टीपल मैरिजेस। ठीक है, आप राजा महाराजाओं के देखोगे कि मल्टीपल मैरिजेस होती थी, उसको पॉलीगैमी कहते हैं। तो आपको ये देखने को मिलेगा। इससे क्या है, इसमें साफ झलकता है कि वुमेन को इंफीरियर समझा जा रहा था। ठीक है, लेकिन हाँ, इस्लामिक ट्रेडिशन में वुमेन को इनहेरिटेंस का राइट था। इनहेरिटेंस मतलब कि फादर जो है अपने बच्चों को प्रॉपर्टी, जब बच्चे जो है इनहेरिट करते हैं अपने फादर से, तो उसमें वुमेन का भी हक होता था। इसके अलावा राइट टू डिवोर्स भी देखा गया इस्लामिक ट्रेडिशन में। फिर हम बात करते हैं भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। जैसे मैंने कहा था, भक्ति और सूफी मूवमेंट्स काफी पैरेलल मूवमेंट्स रहे हैं। ठीक है, तो भक्ति और सूफी मूवमेंट्स में आप देखोगे कि ये कहा गया है कि गॉड के आगे सब इक्वल हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, हर किसी को अपना पर्सनल कनेक्शन टू गॉड बनाने का समान अधिकार है, इक्वल राइट है। ठीक है, तो ये रिलीजियस एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस था। हाँ, कई गलत भी इन्फ्लुएंस है, तो भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स ने उन गलत इन्फ्लुएंस को थोड़ा सा रिलैक्सेबल बनाया वुमेन के लिए। ठीक है, इसमें आप ये जरूर लिखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल स्टेटस हो गया, रिलीजियस कल्चरल इन्फ्लुएंस हो गया। अब बात करते हैं इकोनॉमिकली वो कितना इंडिपेंडेंट थी, या किस किस इकोनॉमिक उसमें रोल में वो अपना पार्ट निभाती थी। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो सबसे पहले सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट काम है वो है एग्रीकल्चरल वर्क। इकोनॉमी सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर से ही चलती थी। तो एग्रीकल्चर में आप देखोगे वुमेन जितना भी हार्ड इंटेंसिव लेबर वर्क है उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, फिर वो चाहे सोइंग हो, बीज डालना हो, फसल काटनी हो, इस सब में वुमेन एक इक्वल पार्ट रोल करती थी अपने हस्बैंड के साथ। उसके अलावा अगर हम बात करें क्राफ्ट्स या ट्रेड में, तो उसमें भी आप देखोगे कि वुमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था, एज अ वीवर, एज अ पोट्री आर्ट। पोट्री आर्ट में भी आप देखोगे वुमेन बहुत काम करती थी। लेकिन इस चीज में आप देखोगे कि उनको काफी कम पे मिलता था बजाय मेन के। अगर सेम चीज कोई मैन जो है वो ट्रेड में प्रेजेंट कर रहा है और सेम चीज कोई वुमेन ट्रेड में प्रेजेंट कर रही है, तो मैन वाली जो चीज है उसको ज्यादा प्राइस मिलता था और जो वुमेन वाली होती थी वो अंडर प्राइस्ड होती थी। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तीसरी चीज है, अब देखो इकोनॉमिक या फिर तो व्यापार संभालता है, या फिर एग्रीकल्चर संभाल रहा था उस टाइम पे, या फिर राजा महाराजा। अब राजा महाराजा के केस में आप देखोगे इकोनॉमी में बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रही थी वुमेन। ओकेजनली, यहाँ पे एक ओकेजनली वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट है रोल, क्योंकि आमतौर पर तो ऑब्वियसली मेल रूलर्स होते थे, लेकिन कभी कभार क्या होता था, ओकेजनली वुमेन भी बहुत ही प्रोमिनेंट रोल निभाती थी, बहुत ही क्रूशियल रोल पे आ जाती थी। फॉर एग्जांपल, सबसे पहली फीमेल रूलर अगर आप कहो दिल्ली सल्तनत की, तो रजिया सुल्तान थी। भले ही उनका जो रेन था वो बहुत ही छोटा था, 4 इयर्स का था, 1236 टू 1240 वो रूलर रही थी, लेकिन उन 4 साल में ये उन्होंने दिखा दिया कि वो काफी स्ट्रांग लीडर थी। सारे नोबल्स उनके अगेंस्ट हो गए, तब जाके थोड़ा सा उन्हें रूल से हटना पड़ा। अदरवाइज वो एज अ रूलर बहुत ही, उनकी तारीफ आगे भी आप देखोगे कि कई सारे जो उस टाइम पे हिस्ट्री राइटर्स थे उन्होंने काफी तारीफ करी थी रजिया सुल्तान की। तो इसका मतलब ये है कि वुमेन बहुत ही अपने आप में सक्षम थी, बट उन्हें मौके कम दिए जाते थे। उसके अलावा आप एग्जाम्पल देखोगे रुद्रमा देवी, नायिका देवी, तो ये भी जब एज अ रूलर सामने आई तो इन्होंने बखूबी अपने उस रोल को निभाया। तो यहाँ पे हो गया इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, उनका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एग्रीकल्चर में था, इक्वल था। आर्ट और क्राफ्ट में, ट्रेड और क्राफ्ट में भी था, लेकिन वहां पे वो अंडरपेड थी। ठीक है, उनको उतना वैल्यू नहीं दी जा रही थी जितना एक मैन को दी जा रही थी। उसके अलावा एज अ रूलर वो ओकेजनली कभी कभार पिक्चर में आ जाती थी, और उस दौरान वो अपना पूरी जो है सक्षमता उसको प्रूव कर देती थी। उसके अलावा अगर हम बात करें लीगल राइट्स एंड रिस्ट्रिक्शंस की, तो जैसा कि मैंने कहा पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, मेल
हायर को ही पैसे वो इनहेरिटेंस मिलती थी। कोई मेल मेंबर है उसी को जायदाद जो है, जो प्रॉपर्टी है, वही इनहेरिट कर पाता था। ये एक ड्रॉबैक था वुमेन के लिए। लेकिन इस्लामिक ट्रेडिशन में इनहेरिटेंस राइट था, वुमेन को भी अधिकार मिलता था। जबकि हाँ, आप ये चीज देख सकते हो, इस्लाम में ऐसा बाय लॉ तो था, लेकिन इसको भी आप देखोगे, दीज वर नॉट ऑलवेज इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली। इफेक्टिवली इनको इम्प्लीमेंट किया जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। ठीक है, तो राइट्स इस्लामिक ट्रेडिशन में प्रोवाइड किए जा रहे थे लॉ बाय लॉ, बट उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से नहीं होता था। वो सोली डिपेंड करता था कि फैमिली मेंबर्स इस चीज पे एग्री कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे भी ये देखने को मिलता है कि फीमेल मेंबर्स हमेशा इंफीरियर ही रही, फिर वो चाहे कैसा भी ट्रेडिशन हो। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, हाँ यहाँ पे आप एक चीज देखोगे कि हिंदू ट्रेडिशन में वुमेन को इनहेरिटेंस दी ही नहीं जाती थी। लेकिन यहाँ पे एक लाइन आप पढ़ोगे, ऑल्दो सम रीजनल वेरिएशंस अलाउड वुमेन लिमिटेड राइट्स टू प्रॉपर्टी। लेकिन कुछ कुछ रीजन्स में वुमेन को राइट्स टू प्रॉपर्टी दिए गए थे, भले ही वो लिमिटेड हो, लेकिन दिए गए थे कुछ रीजन्स में। अब वो रीजनल वेरिएशंस के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सब हेडिंग हमारी रीजनल वेरिएशंस ही है। तो नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखोगे तो काफी रिजिड थे उनकी आइडियोलॉजी वुमेन के अगेंस्ट, कि वुमेन को इनहेरिटेंस नहीं देनी किसी भी तरीके से। इनफैक्ट डॉरी प्रैक्टिस भी होता था उस टाइम पे। तो वहां पे क्या है, ये रिजिडनेस थी कि वुमेन को इनहेरिटेंस नहीं दी जाएगी। साउथ इंडियन कल्चर में आप देखोगे, सदर्न इंडिया में इस चीज को लेकर काफी रिलैक्सेशन थी। वुमेन को भी थोड़ी ऑटोनॉमी और प्रॉपर्टी राइट्स दिए गए थे, कंपैरेटिवली ज्यादा था नॉर्दर्न इंडिया से। सदर्न इंडिया में वुमेन को ऑटोनॉमी, यानी कि अपने डिसीजंस लेने की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो दी गई। उसके अलावा प्रॉपर्टी राइट्स दिए गए, भले ही ये कम थे, बट कंपैरेटिवली नॉर्दर्न इंडिया से ज्यादा था। तो रीजनल वेरिएशन यहाँ पे हमें देखने को मिलती है वुमेन की पोजीशन में, नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया में। नॉर्दर्न इंडिया में फिर वो चाहे इस्लामिक ट्रेडिशन हो चाहे हिंदू ट्रेडिशन हो, दोनों ही कंपैरेटिवली रिजिड थे, थोड़े स्ट्रिक्टर थे। यहाँ पे आप एक वर्ड देखोगे, स्ट्रिक्टर सोसाइटल नॉर्म्स थे। ठीक है, रिजिड पैट्रियार्कल कंट्रोल्स थे। तो जिसकी वजह से नॉर्दर्न इंडिया में वुमेन को कम फ्लेक्सिबिलिटी, कम फ्रीडम प्रोवाइड की गई। ठीक है, उनका रोल ज्यादा इंफीरियर था नॉर्दर्न इंडिया में। तो यहाँ पे आपका रीजनल वेरिएशन खत्म होता है। इसके अलावा आप प्रोमिनेंट वुमेन के एग्जाम्पल दे सकते हो। ये देना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो, इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि कभी कभार नहीं, मैक्सिमम पेपर में 4 आउट ऑफ 5 पेपर्स में मैंने ये चीज देखा है कि 10 मार्क्स के जो शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन आते हैं, उनमें एक ना एक फीमेल लीडर का नाम जरूर होता है। कभी रजिया सुल्तान, कभी नायका देवी एंड रुद्रमा देवी, कभी नूर जहां, कभी मीराबाई। ठीक है, तो ये आपको नाम याद होने चाहिए, इन्होंने क्या किया ये भी आपको पता होना चाहिए। उसकी मदद आपको इस क्वेश्चन में भी मिल जाएगी कि आप एक सब हेडिंग बना सकते हो, क्वेश्चन को थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हो। ठीक है, रजिया सुल्तान के बारे में आप जानते हो, फर्स्ट फीमेल रूलर थी दिल्ली सल्तनत की, फर्स्ट एंड ओनली। इनके अलावा कोई फीमेल रूलर नहीं बनी दिल्ली सल्तनत में। और इनका रेंज जो था वो बहुत ही शॉर्ट लिव था, 1236 टू 1240 था। ठीक है, और इन्होंने जेंडर नॉर्म्स को बिल्कुल नकार दिया था। ये एक मेल की तरह गेटअप करके आती थी, पर्दा सिस्टम इन्होंने हटवा दिया था। ठीक है, और बिल्कुल बोल्डली ये वॉर में भी पार्टिसिपेट करती थी। ठीक है, तो रजिया सुल्तान ने बहुत ही जेंडर रोल्स को इस तरीके से दिखाया कि वुमेन भी कैपेबल हैं वो सारे काम करने के जो कि एक मेल है। ठीक है, इसके अलावा मीराबाई आती हैं। तो उस टाइम पे भक्ति मूवमेंट बहुत ही अपने पीक पे गया, उनमें से एक रोल मीराबाई को भी जाता है कि इन्होंने भी काफी प्रोमिनेंट रोल निभाया भक्ति मूवमेंट में। एक्चुअली होता क्या था कि हिंदू ट्रेडिशन में वुमेन को इतना ज्यादा ओपनली भजन गाना, सॉन्ग एंड डांस, वो भी बेसिकली ये रॉयल फैमिली से थी, तो इनको ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। लेकिन उन सारे रिस्ट्रिक्शंस को, उन सारे जेंडर रोल्स को अपोज करके इन्होंने भक्ति मूवमेंट को स्प्रेड किया। ये नॉर्मल लोगों के साथ बैठती थी, भजन डिवोशन में इनका ज्यादा जो ध्यान था, डिवोशन में था टू लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, सारे जेंडर रोल्स को इन्होंने डिफाई किया था। तो ये आप इनके बारे में बहुत लिख सकते हो। ठीक है,
एक्चुअल में वुमेन को इतना ज्यादा ओपनली भक्ति एक्सप्रेस करने की फ्रीडम नहीं थी उस टाइम पे। तो यहाँ पे मीराबाई जो है उस सब को डिसरिगार्ड करती हैं। थर्ड आप एग्जांपल दे सकते हो नूर जहां। अब नूर जहां जो थी वो जहांगीर की वाइफ थी, और जहांगीर के कई डिसीजंस जो थे उनमें इनकी जो है वो बोलते हैं ना एडवाइजरी ली जाती थी। ठीक है, एज एन एडवाइजर थी ये जहांगीर की। उनको एडवाइस करती थी कि पॉलिटिकल कोई भी रूल होता था, कोई भी लॉ निकलता था, कुछ भी होता था तो इनसे जरूर पूछा जाता था। और ये अपना एक अच्छा पक्ष रखती थी। ठीक है, तो पॉलिटिक्स को जहांगीर के टाइम पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था नूरजहां ने। ठीक है, जो ये दिखाता है कि एक फीमेल भी काफी ज्यादा हद तक लॉज को, पॉलिटिकल रोल्स को निभा सकती है। ठीक है, जबकि वो सोसाइटी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी फीमेल अथॉरिटी को के पोटेंशियल को शोकेस किया था उस टाइम। ठीक है, तो ये कुछ प्रोमिनेंट वुमेन थी और उनके कंट्रीब्यूशंस थे। ठीक है, आई होप आपको पूरा एक क्लियर पिक्चर मिल गई हो। हमने उनके सोशल स्टेटस की बात कर ली कि उनको सोशल स्टेटस कैसा दिया गया, उनको पढ़ने का हक दिया गया कि नहीं, मैरिज में उनके साथ कैसा व्यवहार होता था, या उनको जेंडर रोल्स के बारे में हमने पढ़ा। उसके अलावा रिलीजियस हमने देखा, हिंदू ट्रेडिशन में कैसा था, इस्लामिक ट्रेडिशन में इनको क्या दिया गया। उसके अलावा भक्ति मूवमेंट्स और सूफी मूवमेंट्स में इनको क्या कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मिली, रिलैक्सेशन मिली। उसके अलावा हमने देखा इकोनॉमिक में इनका कितना पार्टिसिपेशन था, एग्रीकल्चर में था, क्राफ्ट एंड ट्रेड में था, भले ही अंडरपेड हो लेकिन क्राफ्ट एंड ट्रेड में भी पार्टिसिपेट करती थी। जब ये रूलर के तौर पर आई रजिया सुल्तान, नायिका देवी, रुद्रमा देवी, तो उन्होंने वहां पे भी अपना पोटेंशियल दिखाया। उसके अलावा हमने इनके लीगल राइट्स की बात करी। फिर हमने देखा रीजनल वेरिएशन भी देखने को मिली इनके रोल में। नॉर्दर्न इंडिया में थोड़े स्ट्रिक्ट रूल्स थे इनके अगेंस्ट, जबकि साउथ सदर्न इंडिया में थोड़ा रिलैक्सेशन थी। ठीक है, फिर हमने कुछ प्रोमिनेंट फिगर्स देखी जो वुमेन के रोल को और अच्छे से दिखाती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। इन्हीं सारी बातों को हम कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, लास्ट कंक्लूजन हम एक सब हेडिंग देंगे और उसमें हम ये सब कंक्लूड कर देंगे कि वुमेन का जो रोल था वो काफी नोटेबल रहा कई टाइम पीरियड में। ठीक है, उन्होंने कई लेगेसी भी छोड़ी अपने पीछे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारी बातों को, सारी सब हेडिंग्स को कंक्लूड कर दोगे कि भले ही वो उनका ज्यादातर रोल बैकग्राउंड में रहा, लेकिन जब जब उन्हें फॉरवर्ड का आने का मौका मिला तब तब उन्होंने अपने पोटेंशियल को शोकेस किया। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये लेक्चर जो है समझ में आया होगा। और बेसिकली हमें 400 वर्ड्स निकालने थे। इतना सब कुछ लिखने के बाद आपके 400 वर्ड्स जो है वर्ड लिमिट रीच करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।